ठीक है। तो कल तक हम लोग ये पढ़ चुके थे कि जो हम लोग का रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन की जो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के लिए बेसिक मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, मतलब बेसिक सिस्टम क्या होता है, हर एक पार्ट्स का क्या फंक्शन होता है, ये सब हम लोग पढ़े थे, ठीक है। डिटेल्स में पढ़े थे, रिब्स की लोकेशन, कौन सी रिब्स उसको फॉल्स ट्रू कहते हैं, ये सब हम लोग पढ़े थे। साथ में ये भी पढ़े थे कि जो भी पार्ट्स होता है उसका पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है, कौन किस काम में इन्वॉल्व होता है। आज जो ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म है, दैट मीन लंग्स और उसकी जो सराउंडिंग सिस्टम है, उसका जो मैकेनिज़्म है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो ब्रीदिंग की मैकेनिज़्म की अगर बात करें, ब्रीदिंग की मैकेनिज़्म में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ब्रीदिंग की मैकेनिज़्म में बेसिकली दो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। बेसिकली जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, उसमें दो प्रोसेस होता है। एक एक्सपायरेशन, दैट मीन सांस छोड़ना, और एक होता है सांस लेना, जिसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन, राइट। एक होता है सांस लेना, एक होता है सांस छोड़ना, ठीक है। तो हम एक एक करके मैकेनिज्म की बात करते हैं कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, लंग्स के अंदर एक्सपायरेशन में क्या होता है। अगर हम बात करें इंस्पायरेशन की, क्योंकि हम सांस लेने से ब्रीदिंग का मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, तो हम इंस्पायरेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंस्पायरेशन में क्या होगा, कल जब मैं लंग्स की फंक्शन और स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने एक डायग्राम बताया था जिसमें रिब्स होता है, ठीक है, और दोनों रिब्स को कनेक्ट करता है एक मसल जिसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। दोनों रिब्स को एक मसल कनेक्ट करता है जिसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मसल की अगर डायग्राम देखोगे वो कुछ देखने में ऐसा है, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखता है वो इंटरकोस्टल मसल। ये दोनों रीढ़ की हड्डी है, दैट मीन रिब है, ठीक है। तो एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, ये जो मैंने बाहर की तरफ बनाया इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और एक जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है, चलो इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ। ये जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो बाहर की साइड पे जो मसल होगा इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल, कोस्टल मतलब रिब्स होता है, इंटर मतलब दोनों रिब्स के बीच में होता है, कल मैंने बताया था। और ये जो है इसको हम कहेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये दोनों नाम और आगे इसकी फंक्शन बार बार आएगी, ठीक है। तो इसका लोकेशन और एब्रीविएशन दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इसको हम EICM से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब भी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की बात होगी तो हम उसको IICM से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। डायग्राम समझ में आया। ये जो मैंने ब्लू पार्ट बनाया वो अंदर की तरफ है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी की अंदर की तरफ है। एक थीन मेम्ब्रेन जो होता है वो IICM का होता है, और बाहर की साइड पे होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है थोड़ा थिक होता है, मोटा होता है, ठीक है। तो ये रीढ़ की जो हड्डी है उसकी बेसिक मैकेनिज्म है, बेसिक स्ट्रक्चर है, और आगे इसी का फंक्शन आएगा, ठीक है। चलो, इन दोनों मसल को छोड़ के भी एक और मसल होता है रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और उसका नाम है डायफ्राम। ये जो मसल दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। कल मैंने ये भी बताया था, ठीक है, जो डायफ्राम होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है। डायफ्राम बेसिकली जो थोरेसिक कैविटी होता है, दैट मीन जो चेस्ट कैविटी होता है उसको एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, तो उसको हम कहते हैं डायफ्राम। इन दोनों के बीच में लोकेटेड होता है, चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी के बीच में कौन लोकेटेड होता है, डायफ्राम। और इसको फ्रेनिक मसल भी कहते हैं, ठीक है, फ्रेनिक मसल भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसका जो फंक्शन है, अप एंड डाउन जो मोशन है, मूवमेंट है, वो फ्रेनिक नर्व के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन की मैकेनिज्म की बात करते हैं।
जब इंस्पिरेशन होता है तो मसल की जो मूवमेंट होता है वो पहले जान लो। हमने 3 तरह का मसल देखा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड डायफ्राम। तो क्या होता है, पहले मसल की मूवमेंट देख लो। जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होता है वो एक्सपांड होता है, एक्सपांड मतलब वो फैलता है, ठीक है, और फैलने से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। दैट मीन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड होता है, ठीक है, फैल जाता है वो। डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम का क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं तब एयर अंदर आता है, ठीक है, तो डायफ्राम जो वॉल्यूम होता है वो डायफ्राम को नीचे की तरफ पुश करता है, ठीक है, वो डायफ्राम को नीचे की तरफ पुश करता है। देखो इस डायग्राम में देखो, एयर ये रेस्टिंग कंडीशन में है, ठीक है, ये जो मैंने डायग्राम बना के रखा ये रेस्टिंग कंडीशन में है, रेस्टिंग फेज में है, मतलब एक सिंपल सा लंग्स और डायफ्राम की डायग्राम है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, पूरा रिलैक्स कंडीशन में है। जैसे ही एयर अंदर आया, ये एयर को मैंने ब्लू कलर से मार्क किया, देखो जैसे ही एयर अंदर आया, डायफ्राम लंग्स का जो वॉल्यूम है, दैट मीन जो थोड़ा सा एक वॉल्यूम है उसका एक्सपेंशन होगा, और जैसे ही उसका एक्सपेंशन होगा डायफ्राम, ये जो ब्लू मैंने मोटा सा मेम्ब्रेन बनाया इसको हम डायफ्राम कहेंगे, ठीक है, ये मेम्ब्रेन डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो डायफ्राम का भी क्या होगा, डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन डायफ्राम का एक्सपेंशन होगा, ठीक है। और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होता है ये क्या होगा, ये रिलैक्स होगा, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम जो है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट मीन वो अपनी पोजीशन के अगेंस्ट, वो अपने नॉर्मल पोजीशन के अगेंस्ट उसकी मूवमेंट होगी, तो उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है वो रिलैक्स होगा। अब तुम सोचो कि सर ये एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल जो होता है, जो EICM और IICM जो है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दूसरा रिलैक्स होता है, वो कैसे होता है, मतलब ये इसका पीछे का मैकेनिज्म क्या है। पहले डायग्राम देख लो। जैसे ही लंग्स के अंदर एयर आता है, ठीक है, हमने देखा था ना, अगर मान के चलो ये लंग्स है, ठीक है, और इसके पास ये रिब केज है और नीचे ये डायफ्राम है, ठीक है, ये मैंने बना दिया रिब केज। जब लंग्स के अंदर एयर आता है, जब लंग्स के अंदर एयर आता है, ठीक है, तब लंग्स का क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। इंस्पिरेशन में क्या होता है, एयर अंदर आता है, एयर जैसे ही अंदर आता है लंग्स की जो वॉल्यूम है वो एक्सपांड होगा, फैल जाएगा। तो इसमें जो डायफ्राम होता है, ठीक है, ये जो मैंने डायफ्राम बना के रखा, डायफ्राम का भी मूवमेंट होगा, और इसके साथ ये जो रिब केज है, दैट मीन जो लंग्स की जो थोड़ा सी कैविटी और चेम्बर को जो समेट के रखता है, जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उसका भी एक्सपांसन होगा। तो यहाँ पर जो डायफ्राम का एक्सपेंशन होगा, दैट मीन डायफ्राम की जो मूवमेंट होगी वो नीचे की तरफ होगी। और कल हम लोग डिस्कस किए थे ना, अगर हम ऊपर या नीचे का जो डायरेक्शन होता है इसकी बात करते हैं, उसको हम कहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, ठीक है। अगर हम ऊपर नीच डायरेक्शन की बात करते हैं उसको हम कहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। तो दैट मीन डायफ्राम की जो मूवमेंट होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, AP डायरेक्शन में, दैट मीन एंटीरियर टू पोस्टीरियर, दैट मीन नीचे की तरफ होगी। इस डायरेक्शन को कहते हैं पोस्टीरियर डायरेक्शन, एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर डायरेक्शन की तरफ होगी, ठीक है। अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है इसका जो मूवमेंट होगी, दैट मीन ये भी एक्सपांड होगा, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहाँ प्रेजेंट था, दोनों रिब के बीच में, दैट मीन दोनों जो दो रिब है, दो रिब की जो आउटर कवरेज है उसको हम EICM कह रहे थे। अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसका भी एक्सपेंशन होगा। अब ये एक्सपेंशन किस तरफ होगी, अब ये एक्सपेंशन होगी डॉर्सोवेंट्रल साइड में। डॉर्सोवेंट्रल साइड भी मैंने एक्सप्लेन किया था, याद है कल, कि जो आगे की तरफ जो मूवमेंट होता है, मीन जैसे कि तुम सांस लेते हो, जब खुद तुम एक बार प्रैक्टिस करके देखो पता चलेगा, जैसे तुम सांस लेते हो, ठीक है, ब्रीथ इन करते हो, जो चेस्ट कैविटी इंक्रीज होता है, दैट मीन चेस्ट कैविटी जब इंक्रीज होता है वो देखोगे थोड़ा सा आगे की तरफ उसका बल्ज मूवमेंट होता है, तो वो डॉर्सोवेंट्रल, हम लोग पढ़े थे ना, जो डॉर्सल साइड होता है वो कौन सा होता है, वो पीछे जो हम लोग का वर्टिब्रल कॉलम होता है, और वेंट्रल साइड जो स्टर्नम होता है, तो स्टर्नम की आगे की तरफ मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं डॉर्सोवेंट्रल मूवमेंट। ये दोनों मूवमेंट याद रखना है, ठीक है, कि जब इंस्पिरेशन होता है
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में एक्सपांड होता है, और जो डायफ्राम होता है वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ये जो डायरेक्शन है वो A to P दैट मीन एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन होता है। और ये जो मूवमेंट है दैट मीन रिब केज की जो मूवमेंट होता है इसको हम कहते हैं डॉर्सो वेंट्रल, दैट मीन डॉर्सल टू वेंट्रल साइड की तरफ इसका मूवमेंट होता है। ठीक है, सो आई होप कि ये दोनों मूवमेंट और दोनों मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका मैकेनिज्म तुम लोगों को क्लियर है। जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को कहते हैं हम एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट। जो EICM होता है उसका वेंट्रल साइड दैट मीन लैटरल साइड एंड फ्रंट साइड में उसका एक्सपांसन होता है, और इस एक्सपांसन को कहते हैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सपांसन। ठीक है, डॉर्सल मतलब बैकबोन, डॉर्सल की रेस्पेक्ट में उसका वेंट्रल साइड में दैट मीन फॉरवर्ड साइड में उसका एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसको कहते हैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सपेंशन। आई होप ये मैकेनिज्म क्लियर है। ठीक है, चलो, इज दैट क्लियर मैकेनिज्म? क्या ये मैकेनिज्म क्लियर है? ओके, ठीक है। अगर हम बात करें इंस्पिरेशन में तो क्या क्या फिनोमेना होता है, ठीक है, कौन कौन से फिनोमेना होगी इंस्पिरेशन में, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मान के चलो जो लंग्स है वो रिलैक्स्ड कंडीशन में है, ठीक है, ये रेस्टिंग फेज में है, रिलैक्स्ड कंडीशन में है। तो मान के चलो एट फर्स्ट लंग्स एट रिलैक्स स्टेट। रिलैक्स स्टेट मतलब ऑल्दो ये एग्जिस्ट नहीं करता है नेचुरली, मतलब ऐसा कभी होता नहीं कि लंग्स रिलैक्स कंडीशन में होता है, बट फिर भी समझाने के लिए मान के चलो कि लंग्स रिलैक्स्ड या मॉडरेट वर्किंग लेवल पे है। अब एयर अंदर आता है, ठीक है, एयर गेट इन, जैसे एयर अंदर आएगा क्या होगा, डायफ्राम का मूवमेंट होगा। डायफ्राम का किस तरफ मूवमेंट होगा, देखो डायफ्राम का नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। सो डायफ्राम will move downward, ठीक है, दैट मीन डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, डायफ्राम विल मूव डाउनवर्ड, और इस मूवमेंट को हम कहेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट। और इसी के साथ जो थोरासिक कैविटी है, थोरासिक कैविटी का जो मूवमेंट होगा वो होगा डॉर्सो वेंट्रल साइड में, ठीक है, डॉर्सो वेंट्रल साइड में उसका मूवमेंट होगा। थोरासिक कैविटी मतलब जो रिब केज का कैविटी है उसका डॉर्सो वेंट्रल साइड में मूवमेंट होगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल जो टोटल लंग्स की वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। सो लंग्स वॉल्यूम इंक्रीज, लंग्स की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, और जैसे ही लंग्स की वॉल्यूम इंक्रीज होगा, कहीं पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है वो क्या होगा, वो प्रेशर डाउन होगा, एंड प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीजेस। मान के चलो ये तुम्हारा लंग्स है, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि ये जो रबर बैंड मैंने लिया, ठीक है, ये रबर बैंड तुम्हारा लंग्स है, ठीक है। अब इसके अंदर मान के चलो ये एक स्फीयर है, ठीक है, ये मैंने बस समझाने के लिए लिया, ये कोई स्फीयर नहीं है, मान लो ये एक क्लोज्ड स्फीयर है, ठीक है। अब इसके अंदर एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ एयर होगा और इसका प्रेशर भी फिक्स्ड होगा। अब जैसे ही तुमने इस स्फीयर का वॉल्यूम एक्सपांड किया, इसको इंक्रीज करोगे, एक्सपांड करोगे, तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो ड्रॉप करेगा, राइट। जब भी तुम उस स्फीयर को एक्सपांड करोगे उसके अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जैसे ही लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है वो भी डिक्रीज होता है, ठीक है। और जैसे ही लंग्स के अंदर ये प्रेशर डिक्रीज होता है तो एयर अंदर आता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन में क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, जब इंस्पिरेशन होगा उसमें पल्मोनरी वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होगा, क्योंकि
एयर अंदर आया और जो पल्मोनरी प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होगा और फिक्स्ड जगह में फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर जो प्रेशर था, वॉल्यूम बढ़ने से वो प्रेशर कम हो जाएगा। सो ओवरऑल प्रेशर और वॉल्यूम प्रेशर रेशियो विल डिक्रीज। तो ये मैकेनिज्म क्लियर है कि इंस्पिरेशन होगा तो क्या होगा, क्लियर। चलो अब ये पल्मोनरी प्रेशर जो है बेसिकली हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, दैट मीन ये दो लंग्स है, ठीक है। एक लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी दैट मीन्स लंग्स का जो प्रेशर होता है, एल्वियोलाई के अंदर जो एयर होता है उसकी जो प्रेशर होता है उसको हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। अगर हम उसी को दोनों लंग्स की बीच में कंपेयर करते हैं, दोनों लंग्स की बीच में कंपेयर करते हैं उसको, हम उसको कहेंगे इंटर पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। इंटर मतलब दोनों के बीच में कंपेयर होना और दोनों के बीच में किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, और इंट्रा की मतलब एक ही बॉडी के अंदर और किसी एक ही चीज़ के अंदर एक ही एरिया में जो कोई फिनोमेना हो रहा है, कोई भी चीज़ चल रहा है उसको कंपेयर करना, ठीक है। तो ये हम इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि इंस्पिरेशन की मैकेनिज्म समझ में आया, ठीक है। अब ये जो इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन किस टाइप का मैकेनिज्म होगा, इंस्पिरेशन पैसिव मैकेनिज्म होगा या एक्टिव मैकेनिज्म होगा। डेफिनेटली इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव मैकेनिज्म, इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव मैकेनिज्म। क्यों एक्टिव मैकेनिज्म, क्योंकि इसके अंदर मसल का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो था उसका भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो दोनों मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव मैकेनिज्म। एक्टिव मैकेनिज्म का मतलब द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन रिक्वायर्ड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ATP फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर। चलो अब बात करते हैं एक्सपायरेशन की। एक्सपायरेशन में क्या होगा बताओ। जो एयर हमने अंदर लिया था इंस्पायरेशन के थ्रू, उसी एयर को अगर हम बाहर करते हैं, जो हमने इंस्पायरेशन के थ्रू एयर को इनटेक किया था उसको हम कहेंगे इंस्पायरेशन। अब जब एयर को हम बाहर करेंगे उसको हम कहेंगे एक्सपायरेशन, ठीक है। अब ये जो एक्सपायरेशन है दिस इज़ नो मोर एन एक्टिव मैकेनिज्म। क्यों, क्योंकि एक्सपायरेशन मैकेनिज्म के दौरान मसल का रिलैक्सेशन होता है, इट इज़ अ पैसिव मैकेनिज्म। याद रखना, जो एक्सपायरेशन होता है, जो एक्सपीरेशन होता है वो एक पैसिव मैकेनिज्म होता है। एक्सपीरेशन में क्या होगा, देखो जब इंस्पिरेशन में एयर अंदर आया तो डायफ्राम नीचे की तरफ पुश हुआ था, ठीक है। तो डायफ्राम यहाँ पर आएगा, जहाँ पर मैंने डॉटेड लाइन बनाया, डायफ्राम इस एरिया में मूव करेगा। जैसे ही एक्सपायरेशन होगा, ये जो डायग्राम है, मानो इसको A1 डायग्राम मार्किंग करते हैं, इसको 2 और इसको डायग्राम 3 मार्किंग करते हैं, ठीक है। डायग्राम 2 में जो हो रहा है, डायग्राम 2 में हो रहा है इंस्पिरेशन, ठीक है। और डायग्राम 3 में एक्सपीरेशन की मैकेनिज्म चल रहा है, ठीक है। अब एक्सपीरेशन की मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, देखो डायफ्राम का मूवमेंट फिर से ऊपर की तरफ हो रहा है। दैट मीन जो पल्मोनरी प्रेशर, जो पल्मोनरी वॉल्यूम पहले बना था, यहाँ पर जो पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ था वो वॉल्यूम फिर से डिक्रीज हो रहा है और जो एयर है वो बाहर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो फिर जो डायफ्राम है वो पहले ही जैसा जो आगे का उसका पोजीशन था उस पोजीशन में डायफ्राम रिटर्न हो जाएगा। तो एक्सपीरेशन में क्या होता है, मसल की मूवमेंट की बात करें, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल था वो क्या होगा, उसका रिलैक्सेशन होगा। जैसे मैंने बताया था ना, जब इंस्पायरेशन हो रहा था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भी मूवमेंट हो रहा था बाहर की तरफ, तो चेस्ट और थोड़ा सी कैविटी जो था उसका एक्सपांड हुआ था, उसका एक्सपांसन हुआ था। और जो डायफ्राम था वो भी नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा था, क्योंकि एयर का प्रेशर बन रहा है अंदर, तो दोनों साइड पे मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। और जैसे ही एयर को बाहर जाना होता है दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्शन, दैट मीन रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो था वो भी कॉन्ट्रैक्शन से अपना रिलैक्स स्टेट में आ जाएगा, और जो डायफ्राम था वो भी रिलैक्स हो जाएगा। तो दो मसल यहाँ पर रिलैक्स हो गया। और एक मसल था इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये बेसिकली हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट होता है।
अब ये इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बेसिकली इन्हीं दो मसल का मूवमेंट पूछा जाता है कि जो इंस्पिरेशन में इन दोनों का कॉन्ट्रैक्शन होता है और जब एक्सपायरेशन होता है तो इन दोनों का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। अब एक्सपायरेशन में क्या होगा, एयर मूव आउटवर्ड्स, एयर का बाहर की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। क्यों मूवमेंट होगा, अब इसकी रीज़न क्या है, इसका रीज़न इसलिए है कि जो मसल है, दैट मीन जो EICM मसल है, EICM मसल बोथ EICM एंड डायफ्राम विल रिलैक्स होगा तो थोड़ा सा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो अगेन जो पल्मोनरी प्रेशर बनेगा, जो पल्मोनरी प्रेशर था जो पहले डिक्रीज हुआ था, वो पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, पल्मोनरी प्रेशर फिर से इंक्रीज होगा, दैट मीन फिर से नॉर्मल कंडीशन गेन करेगा वो, ठीक है। सो पल्मोनरी प्रेशर विल इंक्रीज, ठीक है। पल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, एयर विल मूव आउट। तो ये है एक्सपिरेशन की मैकेनिज्म, ठीक है। तो बेसिकली अगर एक्सपिरेशन को देखें कि एक्सपिरेशन एक पैसिव मैकेनिज्म है, एक्सपिरेशन इज अ पैसिव मैकेनिज्म, क्योंकि एक्सपिरेशन में जो दो मेजर मसल है उन दोनों का रिलैक्सेशन हो रहा है, वो बस पहले थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, अब जाके रिलैक्स्ड मोड में आ रहा है, ठीक है। सिंपल और एक एनर्जी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होता है, इसीलिए एक्सपायरेशन जो होता है वो पैसिव मैकेनिज्म होता है। तो एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म क्लियर, यस और नो, ठीक है। अब एक मैकेनिज्म होता है जिसमें एयर को फोर्सफुली रिलीज किया जाता है। जैसे मान लो कभी भी तुम लोग योगा करते हो, ठीक है, जब प्राणायाम योगा करते हो तो एयर को फोर्सफुली आउट करते हो ना, एक्सपायर करते हो, बाहर रिलीज करते हो। तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन की अगर बात करें, फोर्सफुल एक्सपीरेशन की बात करें तो ये एक एक्टिव मैकेनिज्म है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज एन एक्टिव मैकेनिज्म। क्यों एक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान तुम फोर्सफुली डायफ्राम को उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है उससे भी ऊपर पुश करते हो, क्योंकि फोर्सफुल एक्सपायरेशन में तुम अपना एब्डोमिनल मसल जो होता है, जो ये जो मसल होता है एब्डोमेन का, इस मसल को तुम ऊपर की तरफ पुश करते हो, ठीक है। तो तुम एक एक्स्ट्रा मसल पुश कर रहे हो ऊपर की तरफ, और साथ में जो डायफ्राम है यहाँ पर, वो डायफ्राम भी थोड़ा सा अपना रेस्टिंग स्टेट से ऊपर की तरफ पुश होता है, और दोनों मसल अपना नॉर्मल रिलैक्स स्टेट की अगेंस्ट पुश होता है। तो अगेंस्ट पुश होने के कारण फिर से यहाँ पर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, दैट्स वाई फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज एन एक्टिव मैकेनिज्म। क्लियर, चलो अगर बात करें फोर्सफुल इंस्पायरेशन की, ये तो मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बताया। अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन की बात करें, इंस्पायरेशन किसी भी मोड से हो वो ऑलवेज एक्टिव मैकेनिज्म होगा, चाहे वो नॉर्मल इंस्पायरेशन हो चाहे वो फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो, इंस्पायरेशन विल ऑलवेज बी एन एक्टिव मैकेनिज्म, ठीक है। बट सिर्फ नॉर्मल जो एक्सपायरेशन होगा वो एक पैसिव मैकेनिज्म होगा, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं पल्मोनरी प्रेशर की। तो अभी तक हमने देखा कि जो भी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की मैकेनिज्म होता है उसमें डायफ्राम की मूवमेंट होता है, ठीक है। अब ड्यूरिंग दैट मूवमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और पल्मोनरी प्रेशर होता है उसका चेंजेस होता है। वो कैसे होता है, यहाँ पर देखो, अगर मान के चलो कि लंग्स जो है वो रेस्टिंग कंडीशन में है, तो जो इंटर पल्मोनरी प्रेशर होता है, बेसिकली इंटर पल्मोनरी प्रेशर को मैंने आई पल प्रेशर को मैंने
सर्कल पी से इंडिकेट किया, ठीक है। तो ऐसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इंटर पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। सेकंड, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, और जो थर्ड होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इन तीनों प्रेशर की जो रिलेशन है वो कैसे चेंज होता है, देखो। जब लंग्स रेस्टिंग कंडीशन में होता है, मतलब जब नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इंटरपल्मोनरी प्रेशर दोनों इक्वल होता है, दोनों बराबर होता है, तो डायफ्राम अपनी पोजीशन में होता है, ठीक है, और लंग्स में कोई एयर की एक्सचेंज नहीं होता है। जैसे ही एयर अंदर आता है तो थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ठीक है, रिब्स की मूवमेंट होता है, डायफ्राम की मूवमेंट होता है, और दोनों के चलते क्या होता है कि जो इंटरपल्मोनरी प्रेशर है वो कम होता है। अब एयर की मूवमेंट अंदर की तरफ क्यों होगी, मान के चलो कि एयर की मूवमेंट लंग्स के अंदर क्यों होगी। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होगा, दैट मीन एयर अंदर आने से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा, रिब्स ऊपर की तरफ मूव करेगा, और इसके चलते वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम थोड़ा सा वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होगी। अगर वॉल्यूम की इंक्रीमेंट होगी तो प्रेशर डाउन होगी। अगर प्रेशर डाउन होके 758 पे आएगी तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसके चलते क्या होगा, एयर की मूवमेंट अंदर की तरफ होगी, ठीक है। और यहाँ पर देखो, जब एक्सपायरेशन करना होता है, दैट मीन जब तुम्हारे लंग्स के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ CO2 एक्यूमुलेट होता है, तो इंटरपल्मोनरी प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। अब जैसे ही ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो ये प्रेशर क्या करेगा, डायफ्राम फिर से ऊपर की तरफ मूव करेगा। डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव करके जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसको बाहर की तरफ रिलीज़ कर देगा, क्योंकि अब लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो डेफिनेटली एयर की मूवमेंट किस तरफ होगी, ज़्यादा से कम की तरफ होगी। तो यहाँ पर एयर लंग से बाहर जाएगी और बाहर दैट मीन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जो मिडिल में एक प्रेशर मैंने लिख के रखा, इसको कहते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर। ये प्रेशर देखो ऑलवेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड पल्मोनरी प्रेशर से कम है। ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है, ये वाला जो प्रेशर है, ये पल्मोनरी प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऑलवेज कम होता है। बेसिकली ये प्रेशर दैट मीन इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या होता है, अगर मैं लंग्स की बात करूँ तो लंग्स का मैंने बताया था ना, लंग्स के दो मेम्ब्रेन होता है, एक इनर मेम्ब्रेन प्लूरल मेम्ब्रेन और एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, और इनके बीच में होता है एक प्लूरल फ्लूइड। तो ये फ्लूइड जो प्रेशर जनरेट करता है लंग्स की मतलब मूवमेंट के टाइम, मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट की टाइम, उसको हम कहते हैं इंट्रा प्लूरल प्रेशर। अब ये प्रेशर नेगेटिव क्यों होता है, अगर ये प्रेशर नेगेटिव नहीं रहेगा तो गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, दैट मीन एयर अंदर से बाहर से अंदर नहीं आएगा और अंदर से बाहर नहीं रिलीज होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। एक और रीज़न, अगर ये इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव नहीं होगा तो जो ये दो मेम्ब्रेन है लंग्स का, ठीक है, ये जो दो मेम्ब्रेन है इंट्राप्लूरल मेम्ब्रेन और आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये दोनों कोलैप्स कर जाएगा एक दूसरे के ऊपर। अगर यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर बचा नहीं होगा तो ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स कर जाएगा, और अगर कोलैप्स कर जाएगा तो लंग्स भी कोलैप्स कर जाएगा और उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। सो ब्रीदिंग मैकेनिज्म इज क्लियर टू ऑल। ये डायग्राम क्लियर सबको? क्या ये डायग्राम क्लियर है सबको? Yes or no? Okay.